तो चलिए बच्चों, आज हम पढ़ेंगे नाभिक का जो लेक्चर नंबर 26 और ये हमारा आखिरी लेक्चर है। इसके बाद जो हमारा नाभिक चैप्टर खत्म हो जाएगा। और आशा है कि आपने जो यहाँ तक एनसीईआरटी कंप्लीट कर ली होगी। मैंने पिछले लेक्चर में भी आपको यही समझाया था कि अगर आपने अभी तक एनसीईआरटी कंप्लीट नहीं किया तो कर लीजिए। और अब तक तो समझ लगता है इतना मैंने जितनी बार मैंने एनसीईआरटी कंप्लीट करने के लिए बोला है ना, आपने कर ली होगी मेरे हिसाब से। अब तो 100% कर ली होगी आप लोगों ने। मतलब जिसने नहीं किया आप तो सोचे यार कि क्यों नहीं की भाई तूने। इतनी बार मैंने बोल दिया, इतनी बार बोलने पर तो यार वो कुछ भी हो जाए। एनसीईआरटी नहीं पढ़ पाया तो फिर क्या पढ़ा पाया। चलिए, तो अब हम अपना लेक्चर स्टार्ट करेंगे। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, नियंत्रित ताप जो है नाभिकीय संलयन पढ़ेंगे। उदाहरण जो है 13.7 देखेंगे और जो है फिर हम अपना सारांश देखेंगे। और बस आज की वीडियो जो है देखेंगे कितनी जाती है, बट देखते हैं। अब बस आप जो है बस रिवाइज करके आइएगा। रिवाइज करके ही इस लेक्चर को देखिए जितना मैंने कहा था। वो रिवाइज करने के बाद जो है नियंत्रण ताप नाभिकीय संकलन की रीडिंग करने के बाद ही इस लेक्चर पे आए, उससे पहले ना आए, क्योंकि आखिरी लेक्चर है। तो इसके बाद तो मुझे पता है कि एनसीईआरटी अब जब भी पढ़ोगे जब रिवाइज करने बैठोगे। वैसे तो पढ़ने वाले हो नहीं अलग से, तो अब जब पढ़िएगा तो फिर एक बार और पढ़ ली जाए। तो रिविजन कर लीजिए। रिविजन करके फिर आइए उदाहरण जो है, अब मैं आशा कर रहा हूँ कि उदाहरण 13.7 आप लगा के आए होंगे। 13.7 मैंने आपसे कहा था कि उदाहरण लगाइएगा बिना हल देखे। हल आपको जब देखना है, जब आपको प्रश्न ना आए सॉल्व करने पर तो सॉल्व कीजिए। पहले अपनी कॉपी में पेन वगैरह पेन चलाइए। हाँ, अगर आपको सॉल्यूशन नहीं आ रहा तो हल देखिए। अगर आपको हल समझ में नहीं आता है तो फिर मैं तो हूं ही यार, उसमें क्या दिक्कत है। चलिए, बस आशा है कि आपने जो उदाहरण लगा लिया होगा और बस अब रीडिंग लगा के आप आई होंगे और एनसीईआरटी जो है आपने अभी तक कंप्लीट कर ली होगी अच्छे से। तो चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं लेक्चर को। तो यही है हमारा जो है नियंत्रित ताप नाभिकीय संलयन। तो किसी कार्य में होने वाली ताप नाभिकीय प्रक्रिया का रूपांतरण एक ताप नाभिकीय युक्त से किया जाता है। किसी नियंत्रित संलयन रिएक्टर का उद्देश्य नाभिकीय ईंधन को 10 की घात 8 के ताप के प्रास में गर्म कर स्थायी शक्ति जलन करना होता है। इस ताप पर ईंधन धनात्मक आयनों तथा इलेक्ट्रॉनों का मिश्रण होता है। चूंकि इस ताप को बनाए रखने के लिए कोई वस्तु उपलब्ध नहीं है, अतः इस ताप को बनाए रखना एक चुनौती है। भारत सहित विश्व के कई देश इस संबंध में युक्तियों के विकास में प्रयासरत हैं। और इन प्रयासों के सफल होने पर संभावना है कि संलयन रिएक्टर समाज को लगभग अनियमित शक्ति प्रदान कर सकेंगे। चलिए, ये तो नॉर्मल हो गया। अब हम पढ़ेंगे अपने उदाहरण की तरफ। तो उदाहरण 13.7, उदाहरण को बड़ा लंबा चौड़ा उदाहरण है जो इसको पढ़ते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो उदाहरण जो कि न्यूमेरिकल नहीं है, ये तो बस जो है प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो प्रश्न क्या है, चलिए पढ़ते हैं। हम्म, और क्या है? हम्म तो क्या नाभिकीय अभिक्रियाओं के समीकरण जैसा कि भाग 13.7 में दिए हैं, रासायनिक समीकरण उदाहरण के लिए 2H2 प्लस O2H2O के रूप में संतुलित है? यदि नहीं तो किस रूप में दोनों ओर समीकरण संतुलित है? इसका जवाब ये है कि किसी रासायनिक अभिक्रिया के संतुलित होने की स्थिति में कि अभिक्रिया के समीकरण के दोनों ओर सभी तत्वों के परमाणुओं की संख्या समान होती है। किसी रासायनिक अभिक्रिया में परमाणु के मूल संयोजन में परिवर्तन मात्र होता है, और परंतु किसी नाभिकीय अभिक्रिया में जो है त्वांतरण भी हो सकता है। अतः नाभिकीय अभिक्रिया में प्रत्येक तत्व के परमाणु की संख्या का संरक्षित होना आवश्यक नहीं है। हालांकि नाभिकीय अभिक्रिया में प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉनों दोनों की संख्या पृथक रूप से संरक्षित होती है। ये जो नॉर्मल चीज है, नॉर्मल थ्योरी है। वास्तविक में अत्यधिक ऊर्जा के परिमंडल में यह कथन भी सुनिश्चित सत्य नहीं है। वस्तुतः कुल आवेश तथा कुल जो है बोरेन संख्या संरक्षित रहते हैं। हम इस विषय पर यहाँ आगे और विचार नहीं करेंगे क्योंकि ये जो है अपने सिलेबस में नहीं है। नाभिकीय अभिक्रियाओं जैसे कि समीकरण 13.26 में समीकरण के दोनों ओर प्रोटॉनों की संख्या तथा न्यूट्रॉनों की संख्या पृथक रूप में समान है। तो ऐसा कि आपको समझ में आ गया होगा। तो नॉर्मल न्यूमेरिकल है ही नहीं, तो नॉर्मल थ्योरी है। अगर प्रश्न उत्तर चल रहा हो जैसे। रुकिए जरा। तो चलिए, दूसरा क्या प्रश्न क्या है, यदि जो है प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या प्रत्येक नाभिकीय अभिक्रिया में संरक्षित रहती है, किसी नाभिकीय अभिक्रिया में किस प्रकार द्रव्यमान जो है ऊर्जा में या इसका उल्टा बदलता है? तो रुकिए जरा।
तो हम जानते हैं कि नाभिक की जो है बंधन ऊर्जा का नाभिक के द्रव्यमान में जो है ऋणात्मक योगदान होता है, क्योंकि किसी नाभिक की अभी जो है क्रिया में प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉनों की संख्या संरक्षित रहती है। अतः अभिक्रिया में के दोनों ओर न्यूट्रॉनों तथा प्रोटॉनों की कुल विराम द्रव्यमान, जिसको रेस्टमास बोलते हैं, वो समान होता है। परंतु किसी नाभिकीय अभिक्रिया में बाईं ओर के नाभिकों की कुल बंधन ऊर्जा अभिक्रिया के दाईं ओर के नाभिकों की कुल बंधन ऊर्जा के समान होना आवश्यक नहीं है। इन बंधन ऊर्जाओं का अंतर नाभिकीय अभिक्रिया में अवशोषित होने वाली अथवा निकलने वाली ऊर्जा के रूप में प्रकट होता है। चूंकि बंधन ऊर्जा द्रव्यमान में योगदान देती है, अतः हम कहते हैं कि किसी नाभिकीय अभिक्रिया में दोनों ओर के कुल द्रव्यमानों का अंतर ऊर्जा के रूप में परिवर्तित हो जाता है, या किसी विपरीत ऊर्जा कुल द्रव्यमान के अंतर के रूप में परिवर्तित हो जाता है। इस रूप में नाभिकीय जो अभिक्रिया द्रव्यमान ऊर्जा के अतः रूपांतरण का एक उदाहरण है। जैसा कि मैंने बताया था, वो इक्वेशन, आइंस्टीन की इक्वेशन कौन सी थी? ई बराबर mc²। इससे हमको क्या पता लगता है? इससे हमको यह पता लगता है द्रव्यमान जो है अपनी ऊर्जा में परिवर्तित हो सकता है, ऊर्जा जो है मतलब द्रव्यमान जो है ऊर्जा परिवर्तित हो सकता है इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। तो ये जो है c² जो है गति है वो भी लाइट की, और जो उसका स्क्वायर किया, और जो है जब हम इसको द्रव्यमान से गुणा करते हैं तो कितना निकलता है, हमारी हमारी ऊर्जा निकल जाती है। तो ये इसमें दिया है। और बंधन ऊर्जा क्या होती है? जी समझ लीजिए, बंधन ऊर्जा समझाता हूँ मुझको। मान लीजिए ये न्यूट्रॉन है, मान लीजिए ये जो है प्रोटॉन है। और कहने का अर्थ है कि मान लीजिए ये जो है अपना न्यूक्लियस है, कह सकते हैं, नाभिक है। तो जब इनका जो है द्रव्यमान जो है वो जब इनको जोड़ेंगे, और जब इनको जोड़कर जो है हम ये नाभिक बनाएंगे, तो नाभिक का द्रव्यमान जो है वो कम हुआ इनके जोड़ से। उसी द्रव्यमान को जो है वो ऊर्जा के जो रूप में जो है बाहर निकल जाता है। और वही जो है उसको ऊर्जा कैसे निकालते हैं? जो भी द्रव्यमान जो है कम हुआ है, उस द्रव्यमान को c² से गुणा करते हैं, उससे जो है हमारी जो है निकल जाती है ऊर्जा। और रुकिए जरा, चलिए तीसरा प्रश्न देखते हैं। तो सामान्य विचार है कि केवल नाभिकीय क्रिया में ही द्रव्यमान ऊर्जा के एक दूसरे में बदले जा सकते हैं, जबकि रासायनिक क्रिया में यह कभी नहीं होता। यह कहना असत्य है, समझाइए। हाँ, तो द्रव्यमान ऊर्जा के अंतः रूपांतरण की दृष्टि से सिद्धांतः एक रासायनिक अभिक्रिया नाभिकीय अभिक्रिया अभिक्रिया के समरूप है। किसी रासायनिक अभिक्रिया में अवशोषित अथवा निकलने वाली ऊर्जा अभिक्रिया के दोनों ओर के परमाणु तथा अणुओं की रासायनिक जो है नाभिकीय नहीं, असा रासायनिक बंधन ऊर्जाओं के अंतर को स्पष्ट करती है। क्योंकि रासायनिक बंधन ऊर्जा भी किसी परमाणु अथवा अणु के कुल द्रव्यमान में जो है ऋणात्मक योगदान को दर्शाती है। इसलिए हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में दोनों ओर के परमाणुओं तथा अणुओं के कुल द्रव्यमानों का अंतर ऊर्जा के रूप में परिवर्तित हो जाता है, या ऊर्जा कुल द्रव्यमानों के अंतर के रूप में परिवर्तित होकर समाविष्ट हो जाती है। हालांकि किस रासायनिक अभिक्रिया में जो है सलगन द्रव्यमान क्षतियों जो है का परिमाण नाभिकीय क्रिया में जो है सलगन द्रव्यमान क्षतियों की तुलना में कई लाख गुना कम होता है। सामान्य रूप में यही धारणा है कि ऐसा प्रतीत होता है कि जो सत्य नहीं है कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में कोई द्रव्यमान ऊर्जा का अंत रूपांतरण नहीं होता। तो ये रहा जो है हमारा जो है उदाहरण 13.7। तो अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया तो आप पीडी वीडियो पीछे कर वीडियो एक बार देख सकते हैं। तो आज हमने क्या पढ़ा? हमने नियंत्रित ताप जो है नाभिकीय संचलन पढ़ा, और जो है उदाहरण 13.7 पढ़ा। 13.7 पहले आपको खुद से मैंने मतलब आपको जो है सोचना चाहिए था। पहले प्रश्न पढ़ो, फिर खुद से जो है सोचने का प्रयास करो। और आ जाता है तो अच्छी बात है, नहीं आता तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये आशा है कि आपने ये करके देखा होगा, को जो है उदाहरण पढ़ के खुद से हल निकालने का प्रयास आपने किया होगा। और आज की वीडियो में भी जैसे हमने प्रश्न बताया, तो आपने, मैं मान के चल रहा हूँ कि आपने वीडियो को रोका होगा और जो है खुद पहले सवाल करने का मतलब जो है हल सोचा होगा, उसके बाद जो है आपने मेरा हल देखा होगा। तो चलिए अब सारांश की तरफ बढ़ते हैं। तो चलिए,
तो प्रत्येक, पहला क्या है, प्रत्येक परमाणु में एक नाभिक होता है, सबको पता है। तो जो है परमाणु कैसे होते हैं। ये जो है इसमें जो है इलेक्ट्रॉन चारों तरफ घूम रहा है। मान लीजिए ये नाभिक है। इसमें जो इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं। इसमें प्रोटॉन है और इसमें जो है न्यूट्रॉन है। अब हमको बताया कि नाभिक का जो है आवास, जो आवेश होता है वो जो है धनात्मक होता है। क्यों? वो सारा सारा आवेश पूर्ण गैस होता है। आवेश में जो है न्यूट्रॉन का कोई वो कंट्रीब्यूशन नहीं होता। क्या करता है कि न्यूट्रॉन जो है आवेश में जो है कोई फर्क नहीं डालता है नाभिक के। तो प्रत्येक परमाणु में एक नाभिक होता है। नाभिक जो है धनावेशित होते हैं। मैंने आपको बताई है क्यों होते हैं। वो जस्ट जो है अपने प्रोटॉन की वजह से होते हैं। न्यूट्रॉन्स का उसमें कोई जो है संयोग नहीं होता है। और न्यूट्रॉन जो है केवल केवल द्रव्यमान के लिए होते हैं। न्यूट्रॉन जो है जो अपना नाभिक का जो द्रव्यमान होता है केवल उसमें जो है संयोग करते हैं। बाकी आवेश में जो है कोई संयोग नहीं करते हैं। तो नाभिक की जो त्रिज्या होती है, परमाणु की त्रिज्या से नाभिक की त्रिज्या से परमाणु की त्रिज्या 10 की घात 4 गुना जो है छोटी होती है। मतलब आप खुद सोचिए, नाभिक की जो त्रिज्या है वो परमाणु की त्रिज्या से कितनी गुना छोटी है। क्या ना, आप खुद सोचिए। परमाणु की त्रिज्या है 10 गुना, मतलब कोई कितनी, और उससे 10 की घात 4 गुनी छोटी है नाभिक की त्रिज्या। आप खुद सोचिए कि जो है क्या है, मतलब इलेक्ट्रॉन और क्या है जो नाभिक कितने दूर दूर होते होंगे। परमाणु का 99.9 से अधिक द्रव्यमान नाभिक में समाहित होता है। चलिए दूसरा जो है सारांश देखते हैं। परमाणु के स्तर पर द्रव्यमान और परमाणु द्रव्यमान इकाइयों यू में मापे जाते हैं। परमाणु द्रव्यमान इकाई, तो परिभाषा के अनुसार एक परमाणु द्रव्यमान इकाई सी बारह के एक परमाणु के द्रव्यमान के 1/12वें भाग के बराबर होता है। हमने आपको इस लेक्चर में निकाल के बताया था कि जो एक कार्बन पे जो द्रव्यमान कितना होता है, फिर उसको हमने 12 से भाग किया था। तब जो है अपनी जो यू की वैल्यू आई थी। तो आशा है कि आपको जो है आती होगी। तो, तो नाभिक में एक जो है निरावेशित कण होता है जिसे न्यूट्रॉन कहते हैं। इसका जो है द्रव्यमान लगभग उतना ही होता है जितना प्रोटॉन का। तो देखो, जितना प्रोटॉन का द्रव्यमान होगा उतना ही न्यूट्रॉन का द्रव्यमान होगा। लेकिन समस्या है कि जो है न्यूट्रॉन के पास जो आवेश होता है वो होता ही नहीं है। वो जो है अनावेशित होता है, मतलब कोई भी आवेश उसके पास नहीं होता, उसका आवेश 0 होता है। प्रोटॉन के पास जो है धनात्मक आवेश होता है, इलेक्ट्रॉन के पास जो है ऋणात्मक आवेश होता है। तो सबसे पहला फॉर्मूला जो हमने इस चैप्टर में देखा वो था ये, सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे पहला। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये, जिसमें जो हमने देखा था कि कैसे जो है, हमने आपको बताया था कि जो है जब हम दो अलग अलग जो परमाणु लेते हैं उनसे जो है हम एक न्यूक्लियस बनाते हैं। तो देखा गया, मतलब परमाणु से एक नाभिक बनाते हैं। तो हमने देखा कि यार न्यूट्रॉन और प्रोटॉन से अगर मान लीजिए हम नाभिक बनाते हैं, तो नाभिक का जो द्रव्यमान होगा वो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के दो जोड़ के द्रव्यमान से कम होगा। तो कुछ तो द्रव्यमान है जो रह गया, जो द्रव्यमान रह गया उसको जो है हम डेल्टा एम बुलाते हैं। और ई बराबर एम सी स्क्वायर, मतलब डेल्टा ई बराबर डेल्टा एम सी स्क्वायर का अर्थ क्या है, जो भी जो है ऊर्जा रह गई है उसको जो है सी स्क्वायर से गुणा किया, तुम्हारी जो ऊर्जा निकालेंगे। तो किसी नाभिकीय प्रक्रिया का क्यू मान कितना होता है? क्यू होता है अंतिम गतिज ऊर्जा माइनस प्रारंभिक गतिज ऊर्जा। तो द्रव्यमान जो है ऊर्जा संरक्षण के कारण कह सकते हैं कि क्यू जो है प्रारंभिक द्रव्यमानों का योग माइनस अंतिम द्रव्यमानों का योग का जो उसका गुणा सी स्क्वायर कर दीजिए तो आपका आंसर आ जाएगा। सी स्क्वायर क्या क्या है कि इसमें जो गुणा किया। तो ये आपको समझ में आया कि आर बराबर आर नॉट जो है फॉर्मूला है, ए बराबर ए, जिसमें ए जो है द्रव्यमान संख्या है। मतलब कहने का अर्थ है कि अगर आपका द्रव्यमान संख्या है तो त्रिज्या निकालना आपके लिए आजकल कोई बड़ा काम नहीं है। सीधा फॉर्मूले वैल्यू रखी। पहले के जमाने में होता होगा कि उन्हें पहले अगर द्रव्यमान संख्या दी थी तो उन्हें जो है त्रिज्या निकालने में लग गया साल। अब नहीं होता है। अब तुम्हें अगर उन्होंने दे दी द्रव्यमान संख्या तो तुमने ये फॉर्मूला चुटकियों में लगाया और चुटकियों में आंसर। हमें तो कुछ कुछ तो मुंह पे कर देते हैं, मैं भी मुंह पे कर देता हूँ, कोशिश मैं मुंह पे ही करने का करता हूँ। जब जो ज्यादा कॉम्प्लेक्स आती है क्वेश्चन, या फिर कह सकते हैं उसमें कैलकुलेशन पार्ट ज्यादा हो जाता है तो मैं छोड़ भी देता हूँ। लेकिन ज्यादातर मैं ऐसे ही करता हूँ कि जो डायरेक्ट मन में ही कर लेता हूँ। दूसरा ये वाला फॉर्मूला जो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ई बराबर एम सी स्क्वायर, तो इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट तो कुछ भी नहीं है।
तो ये जो है ये समझ लीजिए बस ये मैंने इसको जो मैं 3 4 बार मार्क कर चुका हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट है। और देखो यूरेनियम जो 200 जो है 235 है, उसको जब 235 बानवे से एक न्यूट्रॉन से जो है जब उसको कराते हैं तो जो है एसबी में कन्वर्ट होता है 133 जिसका द्रव्यमान संख्या है, 51 जिसका जो है परमाणु संख्या है, और एनबी में कन्वर्ट हो जाता है कि 99 द्रव्यमान संख्या है, 41 जो है उसकी परमाणु संख्या है, प्लस 4 जो है न्यूट्रॉन बनते हैं। हमने जो एक क्वेश्चन बताया इसमें क्रिप्टन और बेरिलियम वो जो मैं लगाना भूल गया, इसमें क्रिप्टन और बेरिलियम बेरिलियम होते हैं, और मैंने आपको पहले भी दिखाया था, तो आप वो रिएक्शन जरूर याद कर लीजिए, वो भी इंपॉर्टेंट है। ये इम्पोर्टेंट है, वो भी इम्पोर्टेंट है। फिर हमने दूसरा फॉर्मूला जो पढ़ा है वो ये पढ़ा है, एन बराबर एन नॉट ई की पावर माइनस एम टी, और हमने देखा था कि कैसे जो है इसमें अर्ध आयु वगैरह होती है, और कैसे जो है फॉर्मूला काम करता है। और इस पर जो है निर्धारित एक ग्राफ है। तो हमने देखा कि जो है जो आधा जो है n/2 पे जो है टी हाफ हो जाता है। एन नॉट क्या है? एन नॉट जो है हमारी जो है प्रारंभिक वैल्यू है उसकी, जो है न्यू 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 क्या बोलते हैं, जो है नाभिकों की संख्या की। तो पहले नाभिकों की संख्या मान लीजिए एन नॉट थी, तो धीमे धीमे जो है वो n0/2 बची। जब नाभिकों की संख्या आधी बची तो टाइम कितना लग रहा है? टी हाफ। इसी को जो है अर्ध आयु कहते हैं। और फिर जो है धीमे धीमे हमने आपसे होमवर्क दिया था कि इसको निकालिएगा, और ये जो आपने निकाली भी होंगी मुझे आपका भरोसा है, इस फॉर्मूले में डायरेक्ट वैल्यू रखोगे आप इस वाले फॉर्मूले में, तो जो है आपको डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अगर आपने अभी भी नहीं निकाले हैं तो भाई निकाल लो यार, किस चीज का इंतजार कर रहे हो। चलिए तो फिर आगे बढ़ते हैं। तो चलिए इस वाले को देखते हैं। इस वाले को तो मैंने आपको कई बार बना, कितनी ही बार बना के भी बता दिया। जो है प्रति न्यूक्लियर बंधन ऊर्जा जो है इस साइड लिखी जाती है, और द्रव्यमान संख्या साइड लिखी जाती है। जैसे जैसे जो है हम द्रव्यमान संख्या बढ़ाते हैं, प्रति जो है न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा बढ़ती जाती है। सबसे ज्यादा किसकी बात होती है? 56 जो है द्रव्यमान संख्या Fe जिसको बुलाते हैं, उसका जो है सबसे ज्यादा प्रति न्यूक्लियर बंधन ऊर्जा होती है। और जो है 30 ये समझिए 130 जो इसलिए 50 60 से लेकर 130 तक से बिल्कुल सीधा हो जाता है लगभग ग्राफ। और उसके बाद जो है ये घटना चालू हो जाता है। कहने का अर्थ है ये उस साइड भी घटता है, इस साइड भी घटता है। मतलब वो जो रेंज मैंने बताई कि जिसमें कांस्टेंट मतलब समान रहता है, उसके अलावा आप पीछे जाएंगे आगे जाएंगे दोनों साइड जो है प्रति न्यूक्लियन जो है बंधन ऊर्जा वो कम होती जाती है। अब देखिए जो यहाँ पे लिखी हुई है एलिमेंट, उनका द्रव्यमान संख्या बहुत ज्यादा है। अब प्रति न्यूक्लियर बंधन ऊर्जा कम है, द्रव्यमान संख्या ज्यादा है, इसलिए जो है रेडियोएक्टिव एलिमेंट हम कहते हैं। यूरेनियम 238 भी यहीं पाया जाता है। रेडियोएक्टिव एलिमेंट जो है इसी प्रकार के होते हैं जो विस्फोटक में जो है विस्फोटक जो पदार्थ होते हैं। अब यहाँ पे जो है हम कोबाल्ट लेंगे। कोबाल्ट से जो है बीटा माइनस करने पर जो है कैसे जो है जो ऊर्जा वगैरह निकलती है वो सब इसका जो वर्णन किया गया डायग्राम में। डायग्राम भी मैं पहले आपको दिखा चुका हूँ, तो इसमें वो नई बात नहीं है। चलिए आज का लेक्चर ऐसे ही खत्म करते हैं। ये आखिरी लेक्चर था, तो आपसे मतलब आपको पढ़ाकर बहुत अच्छा लगा, और आज का लेक्चर बस यहीं खत्म समाप्त करते हैं। और क्योंकि जो है अब मैंने आपको सारी स्ट्रेटेजी बताई है कैसे आपको एनसीईआरटी पढ़नी है, आपको रिवीजन कैसे करना है। आपको जो है मैंने रिवीजन ऐसे करना है, आपको सीधे चैप्टर को एक बार में नहीं पढ़ना है, आपको धीमे धीमे पार्ट पार्ट करके पढ़ना है। जब आप ऐसे करिए, जैसे आप मान लीजिए चैप्टर को आपने 5 भागों में बांटा, 5 भाग में बढ़ा, तो पहले आपने एक भाग भागा पढ़ा, फिर हमने जब दूसरा भाग पढ़ा तो पहले भाग को पहले जो रिवाइज किया, फिर दूसरा भाग पढ़ा, फिर जब तीसरा भाग पढ़ा तो पहले पहले तो रिवाइज किया, फिर तीसरा पढ़ा, मैंने चौथा पढ़ा तो पहले 3 रिवाइज किए फिर चौथा पढ़ा, फिर जब मैंने पांचवा पढ़ा तो पहले 4 रिवाइज किए फिर पांचवा पढ़ा। तो ऐसे जो आप एनसीईआरटी को रिवाइज करोगे तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि इस चैप्टर से क्वेश्चन बन जाए और आपका छूट जाए। एक भी न्यूमेरिकल, एक भी जो थ्योरी का क्वेश्चन आपका इसमें से छूट ही नहीं सकता, इसकी मेरी गारंटी है। तो वो चिंता फिर आप छोड़ दीजिए अगर आपका जो है ऐसा हो रहा है। तो ऐसा अगर आपने कर दिया तो मेरी गारंटी है कि आपका जो है एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। और बस इस चैप्टर से जो है मेरी गारंटी है, मैंने इस चैप्टर को पूरे अच्छे से कवर किया है। बस आप पे निर्भर करता है कि अब आप एनसीईआरटी को कितने अच्छे से पढ़ते हो, और जितने अच्छे एनसीईआरटी से पढ़े हो, जितनी बार आपने एनसीईआरटी पढ़ी हुई जितनी अच्छे से पढ़ी होगी, उतने अच्छे से नंबर आपके आने वाले हैं। तो बस अब लेक्चर को यहीं समाप्त करते हैं। एग्जाम के लिए आपको जो है बहुत बहुत बधाई, और मतलब बधाई नहीं, बेस्ट ऑफ लक आपके लिए, एग्जाम अच्छे से दिएगा। और बधाई भी, आपका जो एग्जाम अच्छा ही जाएगा, उसके लिए एडवांस में बधाई। तो चलिए मिलते हैं, चलिए अब देखते हैं, अगर कोई चैप्टर पढ़ाएंगे तो मिलते हैं, वरना चैप्टर तो खत्म है। तो ठीक है, धन्यवाद। यही हमारा सफर जो है परमाणु का मतलब इसका जो है नाभिक का खत्म होता है। चलिए यही वीडियो को एंड करते हैं।